NP and company has imported goods for $7 lakh. द अमाउंट इज़ पेबल आफ्टर 3 months। तो एक कंपनी है NP एंड कंपनी जिसने कुछ गुड्स जो है वो इंपोर्ट किया है, जिसके लिए उसे पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। जो 3 महीने बाद जो पेमेंट करनी है ना, वो $7 लाख की पेमेंट करनी है। और साथ ही साथ उसने कुछ सामान एक्सपोर्ट भी किए हैं, जिसके लिए उसे पेमेंट आनी है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद पेमेंट कितने की आनी है? $4.5 लाख की। तो अब एक बार दोबारा समझते हैं। इसने कुछ गुड्स परचेज़ किए हैं, जिसके लिए उसे पेमेंट करनी है $7 लाख की। लेकिन ये जो पेमेंट आएगी ना $7 लाख की, जो उसे पेमेंट करनी है, ये 3 महीने की बाद की करनी है। और इसने कुछ सामान बेचा भी है, जिसके लिए उसे $4.5 लाख लेना भी है। अभी जो $4.5 लाख जो $, ये जो लेगा ना, ये 2 महीने बाद लेगा। यानी 3 महीने बाद $7 लाख की पेमेंट करनी है, और 2 महीने बाद $4.5 लाख की पेमेंट रिसीव करनी है। फॉर रिसीवेबल अमाउंट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी टेकन एट ₹48.90। अब ये 2 महीने बाद जो इसको जो $4.5 लाख जो लेने हैं ना, अब देखो ये कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है। अभी ये इसको ये डॉलर लेकर के करेगी क्या? तो इसने ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब मेरे को ये $US मिलेंगे ना, तो आपको तो अब तब आप $1 को 48.90 के रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करके मेरे को रुपीज़ में मेरे को दे देना। इसने 2 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो 2 महीने का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका रेट क्या है? $1 इक्वल टू ₹48.9। यानी जब इसको 2 महीने बाद जब $4.5 लाख मिलेगा ना, तो हर $1 के लिए इसको 48.90 रुपीज़ मिलेगा। द मार्केट रेट फॉर रुपीज़ एंड डॉलर आर एज अंडर। तो हमें जो मार्केट का रेट है वो हमें दे रखा है, स्पॉट रेट इस तरीके से दे रखा है 48.5/70। इसको किस तरीके से हमने पढ़ने के लिए देखा था कि इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, 48.50 और 48.70। इस तरीके से हम जो ये जो डिजिट है ना, इसको आखिरी के जो रेट होता है, रेट के आखिरी के जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से ये 2 मंथ का क्या है, ये 2 मंथ फॉरवर्ड रेट है, और ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। जो 30 है ये 25 को रिप्लेस कर देगा, जो 45 है ये 40 को रिप्लेस कर देगा, तो पढ़ा जाएगा 48.40। और दूसरा रेट क्या होगा? दूसरा रेट इसका होगा 48.45 का। द कंपनी वांट्स टू कवर द रिस्क एंड इट हैज़ 2 ऑप्शंस एज अंडर। तो कंपनी जो है, ये जो रिस्क है ना, इसको कवर करना चाहती है, अपने फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क है इसको कवर करना चाहती है। इसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि देखो 2 महीने बाद इसको पेमेंट $4.5 लाख की रिसीव होनी है, और 3 महीने बाद इसको पेमेंट करनी है। यानी जो 2 महीने बाद जो इसको पेमेंट रिसीव कर आएगा ना, उसके लिए ये क्या कर लेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। जो 2 महीने बाद जो पेमेंट आएगा उसके ऊपर या तो ये इंटरेस्ट कमाएगा, और फिर इसको जो 1 महीने का इंटरेस्ट कमाएगा, और फिर ये डॉलर में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, जितना भी पेमेंट बनता होगा डॉलर्स में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 3 महीने बाद उसको पेमेंट करनी है, और 2 महीने बाद उसको पैसे मिलने हैं, पेमेंट आनी है। तो ये क्या कहेगा, जो जिसको इन्होंने सामान बेचा है ना, उसको बोल देगा कि यार तुम एक काम करो, तुम ना मेरे को 2 महीने की जगह ना 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट करना, ताकि 3 महीने के बाद जब तुम पेमेंट करोगे तो उसी से मैं मेरे को किसी और को पेमेंट करने की, तो मैं यही पैसा रूट करके उसको दे दूंगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके से। लेकिन जब ये बंदा ये कहेगा ना, ये जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को बोलेगा कि यार तुम 2 नहीं 3 महीने बाद पेमेंट मेरे को करना, तो ये 1 महीने का जो डिले है ना, इसके लिए इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुद अपनी मर्जी से डिले करने के लिए कह रहा है सामने वाले बंदे को। सामने वाला बंदे थोड़ी कह रहा है कि मैं भाई 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा, ऐसा थोड़ी कह रहा है। ये तो खुद ही बंदा कह रहा है कि तुम मेरे को 1 महीने बाद पेमेंट देना, तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इवेल्युएट बोथ द ऑप्शन इफ द कॉस्ट ऑफ रूपी फंड इज 12%। कह रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट अगर 12% माना जाए, तो फिर आपको दोनों ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है, और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमें पसंद आएगा। तो ये देखो, अपने को 3 महीने बाद पेमेंट करनी है $7 लाख की। जब 3 महीने बाद अपने को अगर पेमेंट करनी है, तो हम जो इस रिस्क को कवर करना चाहेंगे, हमने रिस्क ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन ये रिसीप्ट वाला रिस्क कवर किया है कि जब $4.5 लाख मिलेंगे तो उसको हम इस रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में। लेकिन जो 7 लाख की पेमेंट जो हमने गुड्स परचेज किया, उसके लिए हमें 7 लाख की पेमेंट करनी है। उस पेमेंट को करने के लिए अभी तक हमने किसी तरीके की कोई हैजिंग नहीं किया, तो हम वो हैजिंग करेंगे। तो 3 महीने बाद करनी है हमें पेमेंट, तो 3 महीने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम ले लेते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें जो है वो डॉलर्स हमें बाय करना है। अब डॉलर्स हमें बाय करना है, तो जो डीलर है, डीलर डॉलर्स को सेल करेगा। अब डीलर डॉलर को सेल करेगा, तो डीलर ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे डॉलर को सेल करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट कौन सी होती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट है यहाँ पे 48.450।
तो इस रेट से अगर हम कन्वर्ट करें, इस रेट को अगर हम लेकर के चलें, $7 लाख इंटू 48.45 $1 की कीमत है, तो हमें 3 महीने बाद कितने टोटल रुपीज़ अमाउंट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो $7 लाख इंटू $1 इक्वल टू 48.45 का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये कुछ 3,39,15,000। 3 महीने बाद आपको रुपीज़ अमाउंट में इतनी पेमेंट करनी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 2 महीने बाद क्या, 2 महीने बाद हमें 4.5 लाख रुपये आना है। 2 महीने बाद हमें क्या, 4.5 लाख रुपये नहीं, सॉरी, $4.5 लाख आने हैं। हमने ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जो $4.5 लाख आएंगे ना, उसमें आप हर एक डॉलर के बदले हमें 48.90 रुपीज़ हमें देना। तो यानी टोटल रुपीज़ हमारे पास 2 महीने बाद कितने आने वाले हैं, हमारे पास इतने आने वाले हैं 2 महीने बाद। ठीक है, 2,20,05,000 रुपये आने वाले हैं। लेकिन 2 महीने बाद आने वाले हैं, पेमेंट हमें 3 महीने बाद करनी है। तो ये आ रहे हैं, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी कमाएंगे, यानी इसकी फ्यूचर वैल्यू हम निकाल देते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद की फ्यूचर वैल्यू। तो ये रेट क्या है, 12% का, पीरियड क्या है 1 मंथ का, टाइम क्या है 1 साल। ठीक है, कंपाउंड तो 1 साल के अंदर ही होगा ना, तो 1 साल लिखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 महीने बाद जो अमाउंट जो हमें मिली है ना, उसकी 1 महीने बाद 12% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर, तो 1 महीने बाद हमारी इनकम ये हो जाएगी। यानी इतने पैसे हमारे पास हमें देने हैं और इतने पैसे हमें आने हैं। यानी नेट में हमें कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, नेट में हमें 1,16,89,000, ये 89 है ना यार, हिंदी में बड़ी दिक्कत हो जाती है। 1,69,89,950 रुपीज़ की हमें नेट में पेमेंट करनी पड़ेगी अगर हम फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि हम पेबल्स को कवर करते हैं, यानी हैज कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन इसमें बोलता है जो रिसीवेबल है ना, उसको 1 मंथ के लिए अब डिले कर दो। तो देखो दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, अगर हम 1 मंथ के लिए डिले करेंगे, अब 1 मंथ के लिए डिले करेंगे तो उसके ऊपर तो हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं डिले करने के लिए, सामने वाले पार्टी थोड़ी कह रहे हैं डिले करने के लिए। जिसको पैसा लेना वही कह रहा है कि आप 1 महीने बाद हमें पैसा देना, तो उसके ऊपर कोई वो इंटरेस्ट थोड़ी कमाएगा। तो ये देखो, अगर 1 महीने, अगर उसको 3 महीने बाद अब उसको रिसीव होते हैं $4.5 लाख, तो $7 लाख की पेमेंट करनी थी। $4.5 की, तो वो रिसीव करते ही उस पेमेंट कर देगा। यानी एक्स्ट्रा कितने डॉलर्स की उसको पेमेंट करनी है, $2.5 लाख की उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। अच्छा, अब $2.5 लाख की उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो वो $2.5 लाख के लिए क्या करेगा, $2.5 लाख के लिए 3 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। जब उसको तो शुरू में पता चल गया ना कि यार 7 लाख की पेमेंट करनी है, 4.5 लाख तो 3 महीने बाद वहाँ से आ जाएंगे, मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को 1 महीने बाद दे दियो, तो बचे $2.5 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो $2.5 लाख के लिए क्या करेगा, 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अब 3 मंथ का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे जो है डीलर सेल करेगा। तो रेट कौन सी पड़ेगी, रेट 48.5 वाली पड़ेगी। तो देखो 48.5 वाली रेट पड़ेगी, यानी उसको जो नेट पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 1,21,000 नहीं सॉरी 1,21,12,500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे छोटा सा कैच है। कैच ये ना कि देखो हम ना ऑलरेडी ये जो 4.5 लाख रुपए जो हमें मिलने वाले हैं ना 2 महीने बाद, हमने इसके लिए ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो अगर हम सोचें कि या फिर हम ये डिसीजन लें कि हमें जो 4.5 लाख रुपए है ना, हम उसको इम्पोर्टर को बोल देंगे कि हमें आप दोनों ही 3 महीने बाद देना। तो हमें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कर रखा है ना कि जब ये 2 महीने में हमें मिलने वाला, जब हमें डॉलर्स मिलेंगे तो आप इस रेट पे कन्वर्ट कर देना। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब कैंसिल कराने पे कुछ लॉस भी हो सकता है या फिर गेन भी हो सकता है, तो उस चीज़ को भी हमें कंसिडर कराना पड़ेगा। अगर हमसे सिर्फ ये बोलता कि आपको जो 2 महीने की पेमेंट है उसको 3 महीने में रिसीव करना है, यानी 1 महीना पीछे कर देना है, और हमने क्या किया होता, हमने कोई फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट नहीं किया होता तो हम आराम से कर देते। लेकिन चूंकि हमने उसी समय फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लिया, मान लो सुबह हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लिया और शाम को हमें डिसीजन करते हैं कि नहीं हम 3 महीने बाद ही पेमेंट रिसीव करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी तो हमें कैंसिल कराना पड़ेगा, और कैंसिल कराने से कोई जो गेन लॉस होगा उसको भी हमें कंसिडर कराना पड़ेगा अपने डिसीजन पे, अपना डिसीजन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये देखो, हमने डीलर ने कस्टमर के साथ कांटेक्ट किया, एक कांटेक्ट मार्केट के साथ भी किया होगा। तो डीलर ने जो कस्टमर के साथ कांटेक्ट किया वो क्या, 2 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट किया $1 = 48.90 पे, और साथ ही साथ मार्केट के साथ भी कुछ एक कॉन्टैक्ट किया होगा अपने आप को कवर करने के लिए, है ना। तो अब लेकिन उसी दिन ये आता है, कस्टमर कहता है कि कैंसिल कर दो, तो यानी कस्टमर ने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करी, तो ईजी कैंसिल करेगा। कैंसिल करने में क्या होता है,
दोबारा से बताता हूँ, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ कि कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है। कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि जो डीलर है, डीलर कहता है यार मैंने तो मार्केट को ना बोल रखा है कि मैं आपको 2 महीने में क्या करूँगा, सेल कर दूंगा, 2 महीने में मैं आपको सेल कर दूंगा, ये मैंने मार्केट को बोल रखा है। मैं कौन हूँ? डीलर। डीलर कहता है मैंने मार्केट को बोल रखा है मैं आपको 2 महीने में सेल करूँगा, और मैंने तुमसे 2 महीने बाद जो है वो डॉलर परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन अब तुम मेरे को मना कर रहे हो कि तुम मेरे को 2 महीने बाद जो है डॉलर वो परचेज करने नहीं दोगे, यानी तुम मेरे को नहीं बेचोगे, तो मैं कैसे खरीदूंगा? तो मैं किसी और से खरीद रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं खरीद रहा हूँ, मैं किसी और से खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और से खरीद रहा हूँ, लेकिन उसका जो लॉस होगा या फिर गेन होगा ना, वो तुम बियर करना। तो कस्टमर कहता है ठीक है यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ये कस्टमर के बिहाफ पे, अपना जो डीलर है ना, ये कस्टमर के बिहाफ पे मार्केट में जो डीलर है ना उसके साथ, जैसे इसने कस्टमर के साथ बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये डीलर के साथ बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ताकि ये 2 महीने बाद जो दूसरा डीलर है मार्केट में बैठा उसको ये बेच पाए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो इसको बेच नहीं रहा है, 2 महीने बाद तो बेचेगा नहीं, उसने तो मना कर दिया, तो ये 2 महीने के बाद खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और डीलर के साथ कर लेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बियर करेगा अपना कस्टमर हमारा। तो एज अ कस्टमर एक्ट करेगा ये डीलर, क्या ये डीलर एज अ कस्टमर एक्ट करेगा, और जो मार्केट का जो डीलर है उसके साथ बाय का एग्रीमेंट करने के लिए जाएगा। अब बाय का एग्रीमेंट अगर ये डीलर करने जा रहा है और ये एज अ कस्टमर जा रहा है, तो ये क्या है, ये डीलर, मार्केट का डीलर तो डीलर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, ये अगर इस ये बाय करने का बाय कर रहा है तो ये सेल करेगा डॉलर, अगर ये सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेगा और उसके ऊपर एक्सचेंज मार्जिन और ले लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेगा। तो 2 मंथ फॉरवर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा रेट कौन सा हुआ आज के दिन में? 2 मंथ फॉरवर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा रेट कौन सा हुआ? ये देखो, ये रहा 48.60, ये ज़्यादा से ज़्यादा रेट हो गया, 48.30 सॉरी। तो ये यहाँ पे ये 48.30 का रेट लेगा और एक्सचेंज मार्जिन भी लेगा, बट क्वेश्चन में एक्सचेंज मार्जिन की हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम एक्सचेंज मार्जिन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यानी हमें कितने में बाय करना पड़ेगा? कैंसिल करने के लिए हमें बाय करना पड़ेगा 48.30 रुपीज़ में। अच्छा, हमने कस्टमर के साथ कितने में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था? हमने ओरिजिनली जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कस्टमर के साथ वो $1 = 48.9 में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जब हम कैंसिल करने के लिए जब मार्केट में डीलर के साथ जब बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 मंथ फॉरवर्ड का, तो वही $1 हमें पड़ रहा है 48.30, यानी हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, हमें फ़ायदा हो रहा है 0.60 पैसे का, 0.60 पैसे का, $1 पे 0.60 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये $4.5 लाख का था, तो अगर $1 पे 0.60 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो $4.5 पे कितने का फ़ायदा होगा? 2,70,000 का फ़ायदा। ये 2,70,000 का फ़ायदा किसका? डीलर का है कि कस्टमर का है? जाहिर सी बात है, कैंसिलेशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कस्टमर को दे देते हैं। तो देखो, अगर मैं चूज़ करता हूँ ना कि मैं कैंसिल, जो मैंने 2 महीने बाद जो अब ये कैंसिलेशन छोड़ दो, ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया कैंसिलेशन वाला पंगा। अब ये बात है कि मैं डीलर हूँ, मैंने सुबह सुबह कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2 महीने बाद जो 4.5 लाख रुपए मेरे को मिलेंगे उसको आप इस रेट पर कन्वर्ट कर देना, इसके लिए मैंने सुबह सुबह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मैं शाम को उसके बाद जाकर कैंसिल करने के लिए मना कर रहा हूँ, मैं कैंसिल करने के लिए बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब मैं कैंसिल करने के लिए बोल रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है कैंसिलेशन में, कितने का? 2,70,000 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो रहा है। यानी जो नेट पेमेंट जो मेरे को करनी थी ना 1,21,00,000 की, अब उसमें से उसमें मेरे को 2,70,000 उसमें और घटा दो, क्योंकि मेरे को 2,70,000 का फ़ायदा हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ऑलरेडी किया था उसको कैंसिल करने से। तो यानी मेरे को अब जो नेट पेमेंट जो करनी है वो कितनी क्या करनी है? 1,18,82,500 रुपये का, 42,000 रुपये का, 42,500 रुपये का अब मेरे को नेट पेमेंट करना है। तो यहाँ पे ये बात है। तो देखो, फर्स्ट केस में मेरे को जो नेट पेमेंट करना था वो करना था, फर्स्ट केस कौन सा? फर्स्ट केस ये, जब मैं कि जो 1 महीने बाद जो मेरे को मिल रहा था अमाउंट, जो मेरे को 2 महीने बाद जो मेरे को अमाउंट रिसीव होता था उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कमा रहा था और फिर मैं पेमेंट कर रहा था डॉलर परचेज करके। तो अब अगर आपको देखा जाए तो पहले केस में मैं नेट पेमेंट 1,16,00,000 की कुछ की कर रहा था, दूसरे केस में 1,18,00,000 कुछ की कर रहा हूँ। तो यानी बेनिफिट किस में? बेनिफिट इसी में है कि मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ स्टिक रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को कम पेमेंट करनी पड़ रही है। तो देखो आंसर क्या है? आंसर में भी वही है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको लीस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उसको बोलो कि आप पेमेंट डेफर कर दो, है ना, इंपोर्टर को भी बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट केस ही आपका बेहतर है। कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व।